Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Banking Operations Semester 2 Unit 1 and Lecture 5. सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमारे बैंकिंग कंपनीज जो एक्ट था 1994 उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने. उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ठीक है, और क्या जो प्रोविजंस थे, जो पार्ट्स थे, वो किस चीज़ से डील्स कर रहे थे, हम लोगों ने उसके बारे में उस लेक्चर में डिस्कस किया था. सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिफेक्ट्स, कि हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, ठीक है, एंड क्या नीड्स थी उन्हें इम्प्रूव करने की, ठीक है, इसके बारे में, और क्या क्या सजेशंस दिए जाएंगे और क्या, तो ये सब चीज़ें क्या थी हमारी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले. तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. तो ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस बट स्टिल इट इज सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दे आर. ठीक है, तो वैसे तो क्या किया जाए कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसमें बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी क्या है कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जिससे कि वो जो इंडियन सिस्टम है अपना वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है उसमें? इनएडवोकेट कैपिटल है. ठीक है, फर्स्ट वन आपका क्या है उसमें? इनएडवोकेट कैपिटल, की जो कैपिटल है वो क्या है? इनएडवोकेट है, मतलब प्रॉपर कैपिटल अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो सिंस नेशनलाइजेशन इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैव नॉट इंक्रीज देयर कैपिटल बेस सिंस नेशनलाइजेशन. अगर हम बात करें क्या, तो जो नेशनलाइजेशन के बाद की बात करें, ठीक है, तब से हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन के जो कमर्शियल बैंक है, उन्होंने अपनी क्या की जो कैपिटल थी उसको इंक्रीज नहीं की. ठीक है, सोचिए नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तब से लेकर के अब तक उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं की है. तो द कैपिटल बेस नीदर यूनिफॉर्म नॉर एडवोकेट है. तो आपका जो कैपिटल बेस है वो यहाँ ना तक नहीं, तो ना ही यूनिफॉर्म है और ना ही प्रॉपर, मतलब एडवोकेट ही भी नहीं है कि, ठीक है, for provide private banks the required capital was fixed on the basis of the geographical location of their operation, whereas in case of foreign banks were required to maintain 35% of the deposit deployed Indian business at the end of each year. ठीक है, तो जैसे प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स है, तो इनके लिए जो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि क्या इनके कैपिटल को डिसाइड करने का, वो क्या था, वो प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था. ठीक है, वो अच्छा क्राइटेरिया नहीं था, एक बेस्ट क्राइटेरिया नहीं था उसको डिफाइन करने का. तो ये क्या था, ये आपका एक क्या थी, एक डिफेक्ट थी हमारे इंडियन सिस्टम में, जो कि क्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. बैंक्स की प्रॉपर ग्रोथ ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन था क्या आपका? इनएडवोकेट कैपिटल. नेक्स्ट आपका जो देखे तो इसमें डिफेक्ट में क्या है, तो वो हमारा क्या है? इंक्रीज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कि जो नॉन आपका जो एनपीए है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. तो द वैल्यू ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैव बीन इंक्रीज रैपिडली. तो क्या था, जो वैल्यू थी किसकी? बैड डेब्ट्स की. किसकी? बैड डेब्ट्स की जो वैल्यू थी कमर्शियल बैंक की, वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी. दीज बैड डेब्ट्स आर नोन एज एनपीए, और इन बैड डेब्ट्स को क्या बोलते हैं? एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे थे? तो जो डेब्ट से रिकॉल, ठीक है, ऐसे डेब्ट्स थे जो अभी क्या थे, रिकॉल थे, बार बार जो रिकॉल किया जा रहा है एंड उनका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है, तो डेब्ट्स इनको इंक्लूड करते हैं. should field account that is where legal action or recovery proceeding have been initiated. ठीक है, या फिर ऐसे अकाउंट जहाँ पे क्या है कि लीगल एक्शन ले लिया गया है, मतलब केस कर दिया गया है. ठीक है, कोर्ट के जो है कोर्ट तक पहुँच गए हैं, वहाँ तक चले गए हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है अमाउंट्स को रिकवर करने की, इनको भी इसमें इंक्लूड करते हैं. थर्ड वन इज डेब्ट्स क्लासिफाइड एज बैड एंड डाउटफुल्स हैं, और ऐसे डेब्ट जिनको क्लासीफाई कर दिया गया है किसमें? बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में. ठीक है, उनको भी हम किसमें? एनपीए में इंक्लूड करते हैं. एंड फोर्थ इन इज डिक्रीज डेब्ट्स की जो बात हो रही, डिक्रीज डेब्ट्स हमारे हैं, दैट इज वेयर सूट्स हैव बीन फिल्ड एंड डिक्रीज ऑब्टेन है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इनको भी हम लोग क्या है, किसमें? एनपीए में इंक्लूड कर रहे होते हैं. थर्ड जो बेसिक आपका है प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है, वो क्या है? नॉन ट्रांसपेरेंट बैलेंस शीट है. तो डिस्पाइट कंपल्सरी ऑडिट एंड
computerization, many banks manipulate their balance sheet as the end of the financial year by artificially increasing their डिपॉजिट्स है। ठीक है, तो वैसे तो क्या है जो आप बोल रहे हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट बैलेंस शीट, ठीक है, जो बैलेंस शीट है वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब कि जो बैलेंस शीट है क्या है, जो कंपनी जो बैंक से जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब वो सबको शो नहीं होती है बैलेंस शीट किसके ला की। वैसे तो क्या है कि जो बैंक्स है, ठीक है, उनको क्या है, कंपलसरी है कि उनको ऑडिट कराना। उसके बावजूद क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या है, एट द एंड जब उन्हें अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, जब उन्हें शो करना होता है अपना बैलेंस शीट, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं। उनकी जो डिपॉजिट्स होती है उन्हें वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, आर्टिफिशियली इंक्रीज करके डिपॉजिट्स को शो करते हैं। तो वो क्या है, प्रॉपर जो पोजीशन होती है बैंक की वो नहीं शो होती है। ठीक है, एक्चुअल जो पोजीशन होती है बैंक की वो पता नहीं चल पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ हम देखें तो क्या है, फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो द हाई प्रपोर्शन ऑफ एसेट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर सिक्योरिटीज एट लोअर कॉस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन दीज सिक्योरिटीज वॉज लेस देन द मार्केट रेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब बात करते हैं क्या, तो बहुत सारे ऐसे हमारे नेशनलाइज्ड बैंक थे जिसमें क्या है, जिनको फोर्स किया जाता था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एंड गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर जो सिक्योरिटीज थी, एंटरप्राइजेस थी, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी क्या, लोअर रेट पे, ठीक है, वो भी क्या थे, लोअर कॉस्ट रेट पे, ठीक है। और उन्हें क्या, तो इससे क्या हो रहा था कि जो बैंक्स थे उन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तो बिसाइड दिस बैंक आर सपोज टू मेंटेन हाई SLR एंड यूज लेफ्ट अमाउंट एलोकेटेड for agriculture and after avenue where the amount to return is the low and high rate of bad debts है। और उसके साथ साथ में क्या था, जो बैंक्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उन्हें डेवलप करने की कोशिश करें, ये बात चीज़ थी। और उसके साथ साथ में क्या था कि जो बैंक्स थे उन्हें इनके लिए कंपलसरी किया गया था एक हाई रेट SLR को मेनटेन करने का, ठीक है, SLR को एक हाई रेट में मेनटेन करने का। तो उसकी वजह से क्या था कि उनको बहुत, जिनकी जो बैड डेब्ट्स थी वो जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी टाइम के साथ में। इसकी वजह से जो है उनकी जो ग्रोथ थी वो क्या है, वो बहुत कम हो रही थी, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक रही थी और उनका जो प्रॉपर क्या कहना चाहिए प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट है आपका फॉल्टी क्रेडिट प्रोग्राम। तो जो क्रेडिट प्रोग्राम था जो बैंक फॉलो करते थे क्रेडिट प्रोग्राम, वो फॉल्टी था, उसको प्रॉपर रूप से प्रॉपरली उन्होंने नहीं मेंटेन किया था, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनाई थी, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बनाया था। तो द पर्पज ऑफ इंडियाज क्रेडिट पॉलिसी आफ्टर द बैंक नेशनलाइजेशन वाज टू एक्सपैंड द रीच ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर है। तो जो मेन पर्पज था इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी का वो क्या था, बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद में, कि जो ऐसे सेक्टर हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं जहाँ पे सब ज़्यादा नीड है, जिनको डेवलप करने की ज़्यादा नीड है, जिनकी तो मेन कोशिश ये थी कि प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटी सबसे पहले अवेलेबल हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल कैटेगरीज लाइक द एक्सपोर्ट सेक्टर्स, फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस वर आल्सो इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ में क्या था, जो एडिशनल कैटेगरीज थे जो कि आपके एक्सपोर्ट सेक्टर थे, फूड प्रोक्योरमेंट थी, है ना, और भी कई सारे ऐसे ऑपरेशन थे जिनको इसमें क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। दिस सिस्टम वॉज सक्सेस फॉर द 2 decades आफ्टर नेशनलाइजेशन। तो ये जो आपका क्या था, जो सिस्टम था, जो ये सिस्टम फॉलो किया गया प्रायोरिटी सेक्टर का को पहले लोन प्रोवाइड करने का, ये कुछ टाइम तक तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा नेशनलाइजेशन के बाद में। बट द कॉस्ट ऑफ अचीविंग इट लेड टू अदर मेजर इशूज। लेकिन जो कॉस्ट थी, जो ये ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, वो थोड़ा सा जो है उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आने लगे। उसमें कई सारे इश्यूज थे, वो क्या थे, ड्यू टू गवर्नमेंट्स पुअर क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो, टारगेट्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एंड क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ लेंडिंग, इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर सब्सिक्वेंटली। तो जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की लोन पोर्टफोलियो थी वो बहुत पुअर थी, तो उसकी वजह से जो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का जो टारगेट था ना, वो क्या था, वो जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा था। सेकेंड वन देखें तो देयर वॉज नीदर प्रॉपर लोन अप्रेजल ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस नॉर कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स पोस्ट क्रेडिट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग है। अब क्या था, क्योंकि भाई देखो कोई भी बैंक जो है किसी को भी अगर लोन प्रोवाइड करते हो, सबसे पहले क्या है, वो जो है जो क्रेडिट एप्लीकेशन से जो एप्लीकेंट है, मतलब जो क्रेडिट के लिए लोन के लिए जो एप्लीकेशन दे रहा होता है,
उसका पहले प्रॉपर अप्रेजल करती है, ठीक है, कि मतलब कि वो लोन वापस से रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, उनका वो प्रॉपर अप्रेजल करती है। तो उसका जो अप्रेजल करने का जो क्राइटेरिया था ना वो प्रॉपर नहीं था, ठीक है, और ना ही क्या थी प्रॉपर कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट्स की नीड वो लोग रख रहे थे। तो इसकी वजह से क्या था कि जो उनका टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, फेवरेटिज्म इन एडवांसिंग लोन है। ये तो आज भी है कि जो फेवरेट्स होते हैं, ठीक है, उनको लोन इजिली मिल जाता है, एंड जो क्या है कि जिन्हें एक्चुअल में नीड होती है उन्हें कॉल लोन जल्दी ना मिले। तो सम कमर्शियल बैंक्स हैव बीन शोइंग फेवर इन एडवांसिंग टू सर्टेन कंपनीज एंड ऑफ्टन दीज लोन्स टर्न्स इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ही किसी बिजनेसमैन को, किसी कंपनीज को जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बहुत जल्दी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो होता है जान पहचान भाईचारा वाला सीन चलता है ना, कि आपका क्या है जुगाड़ को जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसकी वजह से क्या था, कुछ कंपनीज को लोन इजिली मिल जाते हैं और क्या है कुछ तो फेवरेटिव्स की वजह से, और बाद में क्या होता है फिर वही जुगाड़ वाले जो लोग होते हैं वो लोन लेकर के भाग जाते हैं एंड लोन को रिपे नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा जो एनपीए है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मोर ऑफ्टन लोन आर ग्रांटेड टू दीज हु आर क्लोज टू मैनेजरियल लेवल एंड इन दीज केसेस द लोन प्रोसीजर आर ऑल्सो बाईपास्ड है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या मोस्ट बेसली क्या होता है कि ऐसे लोन किसको मिलते हैं, वही उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मैनेजरियल लेवल्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जो मैनेजर्स के रिलेटिव्स होंगे भाई, जिनकी मैनेजर से जान पहचान होगी, क्योंकि विदाउट मैनेजर के साइन के तो कोई लोन सैंक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, और यहाँ पे जब जान पहचान वाले लोग होते हैं तो जो प्रॉपर लोन का प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि हर एक चीज़ को चेक करना, पेपर्स को प्रॉपर चेक करना, तो वो भी क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है, उन्हें प्रॉपर चेक नहीं किया जाता है। तो बिना प्रॉपर चेक किए वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और बाद में फिर क्या होता है, वही लोग लोन लेकर के भाग जाते हैं, और जो बैंक की क्या होती है, एनपीए इंक्रीज हो जाती है, और उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रुक जाती है। 7 देखें आपका, तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस। भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा आपका क्या है, एक मेजर इशू है हर एक जगह पे। तो द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन क्रेडिट डिसीजन मेकिंग लेड टू सब्सटैंशियल डिक्लाइन ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो क्वालिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, जो ये आपका क्या है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि भाई उनकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में ये इंटरफेयर करती हैं, और डिसीजन मेकिंग वो फिर अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं बैंक्स, तो उनको बहुत ज़्यादा जो उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। अकॉर्डिंग टू नरसिम्हा कमिटी 1991, as much as 20% of agriculture and small industrial credit was इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड पोर्टफोलियो। अच्छा, उन्होंने बोला कि जो नरसिम्हा कमेटी थी 1991, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कम से कम नहीं तो कितने 20% ऐसे एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रियल थे जिनका जो क्रेडिट था वो क्या था, इन्फेक्टेड था, मतलब सही नहीं था, और जो पोर्टफोलियो था वो भी सही नहीं था। क्रेडिट सिमिलरली द सेंटर एंड स्टेट डायरेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कंटिन्यू टू एक्सटेंड क्रेडिट टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स अगेंस्ट प्रोड्यूस्ड नॉर्म्स है। और दूसरा क्या होता है, जो ऐसी जो सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यू फंड्स प्रोवाइड करने के लिए फोर्स करती है, और जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो फंड्स होता है वो वेस्ट भी हो जाता है, और उनका एनपीए भी टाइम के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है। ड्यू टू दीज एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज सफर्ड बैडली लोअर इनकम, इनएडवोकेट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉट यूटिलाइजेशन क्रेडिट फॉर प्रोडक्टिव यूजेस है। तो इसकी वजह से क्या है, जो बैंक है वो अपना जो उनका जो क्या कहते हैं, जो उनका क्रेडिट है उसको प्रोडक्टिव यूज में नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए वो नहीं यूज कर पाते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होने लग जाती है, और उनका जो एनपीए है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और उनकी जो लॉसेज हैं वो भी इंक्रीज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सिडाइजेशन ऑफ क्रेडिट है। तो ड्यू टू गवर्नमेंट कन्फेशनल rate of interest in the priority sector, the subsidy on lending high rates of interest was put on the industry and trade. The government justified the concessional role of interest on the ground of helping the weaker section of the community है। अब क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ उनके ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं जहाँ पे वो उनको डेवलप करना चाह रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो बैंक से बोलती हैं
कि आप उन्हें जो लोन है वो क्या करें, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करें। तो उसकी वजह से क्या है कि जो जो बैंक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो अकॉर्डिंग टू नरसिम्हा कमिटी देयर वाज एक्चुअली नो नीड फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। उन्होंने बोला कि इनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कोई भी एक्चुअली नीड नहीं होती है कि इंटरेस्ट में सब्सिडी प्रोवाइड करने की, इंटरेस्ट में किसी भी तरह का सब्सटैंशियल प्रोवाइड करने, किसी भी तरह की कटौती करने की कोई भी नीड नहीं होती है, which only reduce the ability of the banking system to build its strength and to extend the coverage of bank credit even wider है। इन्होंने कहा कि अगर क्या है, अगर जो ये सब्सिडी दी जाती है, ये जो इंटरेस्ट रेट है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनका जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, और उनका जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा, वे कह सकते हैं, वाइडर हो जाता है। तो ये बस और कुछ भी नहीं है, बस ये उनकी मेन प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ना कि कुछ बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट देखें तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन एक्सपेंडिचर ऑफ बैंक्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांच बैंकिंग, वीकेंड सुपरविजन, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर, नेशनलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर थी बैंक की वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांच बैंकिंग की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या था कि क्योंकि ब्रांच बैंकिंग का काफ़ी एक्सपेंशन किया गया, तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रांचेस को हैंडल करना था डिफरेंट, तो उनका जो एक्सपेंडिचर था वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन इन शेयर्स की बात हो रही है। तो इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग सेफ मैनी कमर्शियल बैंक्स हैव इंडल्ज इन शेयर मार्केट विच हैज लेड टू मैनी स्कैम्स है। तो क्या था स्पेकुलेशन इन शेयर, तो बहुत सारे बैंक्स क्या थे कि वो जो है प्लेइंग सेफ प्ले करने की बजाय वो शेयर मार्केट में एंटर कर गए, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या हुआ, स्पेकुलेशन में हो गए, और उसकी वजह से कई सारे स्कैम्स भी हुए। तो जिसकी वजह से बैंक्स का क्या हुआ, ग्रोथ में जो है इफेक्ट दिखाई पड़ा। नेक्स्ट है डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय टू अथॉरिटीज, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द आरबीआई। तो द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट डिसीजंस इन इंडिविजुअल केसेस आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल प्रेशर। तुमने बोला कि क्या है, जो कंट्रोल है यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ का हो रहा है, एक तो आरबीआई भी कर रही है, साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो भी कर रही हैं, तो जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है वो नहीं हो पाती है। फिर इंडियन बैंक्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि नरसिम्हा कमिटी ने प्रोवाइड किए थे। तो हम देखते हैं क्या क्या सजेशंस थे। तो टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MR डॉक्टर मिस्टर नरसिम्हा, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, टू सजेस्ट सुटेबल रिफॉर्म्स है। तो उन्होंने क्या दिए, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की 1991 में, जिसमें उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन किए, कई सारी चीज़ें डिस्कस की। तो फर्स्ट उनका क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर शुड बी रिवैम्प्ड सो एज टू हैव 3 to 4 लार्ज बैंक्स है। इन्होंने बोला जो बैंक का स्ट्रक्चर था उसे वापस से चेंज किया जाना चाहिए, 3 to 4 जो लार्ज बैंक है वो 3 से 4 होने चाहिए। एंड दूसरा उन्होंने बोला 8 to 10 नेशनल बैंक्स विद अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री शुड बी इंगेज इन यूनिवर्सल बैंकिंग है। तो उन्होंने बोला कि 8 से लेकर के 10 बैंक्स ऐसे होने चाहिए, नेशनल बैंक, जो कि क्या हो कि नेटवर्क जो विद अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है, कि जिनके क्या है, जो बहुत सारे ब्रांचेस हो और वो पूरे कंट्री में यूनिवर्सल बैंकिंग करें। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग में इंगेज हो। थर्ड उन्होंने बोला रूरल बैंक शुड कन्फाइन देयर ऑपरेशन ओनली टू रूरल एरियाज, मेनली टू फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बट देयर आई शुड बी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है। इन्होंने बोला कि जो रूरल बैंक है वो क्या है, उन्होंने वो जो अपना ऑपरेशन थे वो बेसिकली कहाँ तक रखे, रूरल एरियाज तक ही रखे, और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही काम करें, एग्रीकल्चर पर्पस के जिन्हें फाइनेंस की नीड हो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करें, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अलाइड रहें, लेकिन उसके साथ साथ में वो ये भी देखें कि उन्हें साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी होती रहे, ये ना हो कि वो लॉस में चल रहे हैं, ऐसा ना हो। फोर्थ उन्होंने सजेशन दिया दैट इज लोकल बैंक शुड ऑपरेट ओनली इन स्पेसिफाइड रीजन है। तो जो लोकल बैंक है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड रीजन में ही काम करें। ठीक है, उन्हें जिस एरिया में उन्हें जो एरिया स्पेसिफाई किया गया है सिर्फ वहाँ पे वो काम करें। देन आरआरबी शुड बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग बिजनेस है। एंड जो आपके क्या थे रीजनल रूरल बैंक थे उनको बोला है कि उनको परमिशन दे दी जाए कि वो सारे टाइप्स के जो बैंकिंग बिजनेस है वो परफॉर्म कर सकें। 6 का अगर हम देखें
तो 1 or more rural banking subsidiaries should be set up by each public sector bank to take over all its rural branches. उन्होंने बोला कि जो कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके थ्रू जो रूरल सब्सिडरीज हैं वो क्या करनी चाहिए, इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, जिससे कि क्या है जितने भी रूरल एरियाज के जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करें, ये आरआरबीज परफॉर्म करें। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम रिक्वायरमेंट्स एज दैन इंडियन बैंक से, जो फॉरेन बैंक भी सेम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें जो कि इंडियन बैंक्स को फॉलो कर रहे थे। एंड द पॉलिसी ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग शुड बी अबॉलिश्ड एंड इंडिविजुअल बैंक शुड हैव द फ्रीडम टू ओपन और क्लोज एनी ब्रांच है। जो पॉलिसी थी ब्रांच लाइसेंसिंग की, मतलब कि अगर आप ब्रांच को ओपन करना चाहें तो उसके लिए लाइसेंस लेना जो कंपलसरी था, उन्होंने बोला इसको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और हर बैंक को फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो जितना भी चाहें अपने जो ब्रांचेस हैं उसे ओपन कर सकें और क्लोज कर सकें। देन इंडियन बैंक्स फॉरेन ऑपरेशन शुड बी रेशनलाइज्ड हैं, तो जो इंडियन बैंक्स थे उनके जो फॉरेन ऑपरेशन थे उसको रेशनलाइज्ड किया जाए। एंड कंप्यूटराइजेशन और बैंक ऑपरेशन शुड बी स्पीड अप, और जो बैंक्स के जो ऑपरेशन थे, जो बैंक का काम था उसको कंप्यूटराइज करने की पूरी कोशिश की जाए, उसको और ज़्यादा स्पीड अप किया जाए, ठीक है। एंड इंडिविजुअल बैंक शुड हैव द फ्रीडम टू रिविजिट देयर ओन ऑफिसर्स है। एंड यहाँ पे कहता है हर जो जितने भी इंडिविजुअल बैंक्स हैं उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने खुद के ऑफिसर्स को क्या कर सके, रिविजिट कर सकें, ठीक है। एंड इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजरी स्टाफ शुड बी गाइडेड बाय द इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। साथ में क्या था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव से और डायरेक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में जो बैंक से वो खुद डिसाइड करें कि किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं। एंड जो CRR शुड बी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड है, मतलब कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो SLR है उसकी जो लिमिट थी वो क्या करनी चाहिए, 25% तक कर देनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर तक। एंड द 5 प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी रीडिफाइंड, जो प्रायोरिटी सेक्टर है उन्हें वापस से क्या करना चाहिए, रीडिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे क्या थी सजेशंस थे जो कि नरसिम्हा कंपनी ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। एंड क्या था कि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हमारे कंट्री में किए भी गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बैंकिंग सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर पा रहा है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का डाउट हो आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।